इंडिया के रशिया से तेल इंपोर्ट करने को लेकर इफेक्ट कर रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद जो तेल रशिया और अपने रीजनल और ट्रेडिशनल कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था वो होना बंद हो गया। आयुर्वेदा है वो तो हमारे भारत का सबसे पुराना साइंस है। मोदी जी के आने से और इसके प्रचलन से ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। हम अपने खास कार्यक्रम शख्सियत के जरिए रोजाना किसी न किसी बड़ी शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में एक देश की जानी मानी शख्सियत हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। आप न सिर्फ देश के नीति निर्माताओं की सूची में शामिल हैं, बल्कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के चेयरपर्सन भी हैं। आपने भारत का प्रतिनिधित्व कई देशों में बढ़ चढ़कर किया है। आप वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ नीति निर्माताओं में भी अपना योगदान देती हैं। कोई और नहीं, मैं उनका नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लेने जा रहा हूं। आप हैं डॉक्टर मोनिका सूद। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही है मेरा कि आपके बारे में जब हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे कि मोनिका जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो सबसे पहले ये आया कि आप महज 18 साल की उम्र में नवजीवन ग्रुप की सीईओ बन गई और आपने भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। मतलब एक ऐसी उम्र जब हम सिर्फ अपनी करियर बनाने के बारे में सोचते हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया। ऐसा था कि मैं 18 वर्ष की थी और मेरे पिताजी गुजर गए। उस समय जो नवजीवन ग्रुप था वो चला रहे थे और ये मेरी एक लेगेसी है जो कि मेरे दादाजी ने 1923 में खड़ी की थी, जो कि हम सबसे पहले एक्सपोर्टर्स थे इंडिया से ब्रिटिश रूल के अंडर, जिन्होंने ये एक्सपोर्ट आयुर्वेदिक दवाइयों का शुरू किया। तो ये मेरी लेगेसी है और मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं 12वीं कक्षा में थी उस समय, तो मैंने सबैटिकल लिया। 7 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ी और उसके मैंने अपनी पूरी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समय दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उसमें, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी थी जो मुझे आ रही थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नवजीवन ग्रुप है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद मैंने उसको नहीं अब तक पहुंचाया और बनाया, उसने मुझे बनाया है जहां मैं पहुंची हूँ। बिल्कुल, जो आपका ग्रुप है मैम वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, साथ के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा है। मेरा एक सवाल है, एक ऐसा समय जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि जो आयुर्वेदा है वो तो हमारे भारत का सबसे पुराना साइंस है और विश्व स्तर पे तो वो पहुंच ही गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने सबसे पहले एक्सपोर्ट्स स्टार्ट किए थे इंडिया से, जबकि जिस समय एक्सपोर्ट्स का और आयुर्वेदा का कोई नाम नहीं था बाहर के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, बाहर के अमेरिका और यूके जैसे देशों में। तो उन्होंने वहाँ तक इन दवाइयों को, हमारे जो भारत का साइंस था, विज्ञान था, उसको पहुँचाया। तो ये बस ऐसा था कि बीच में थोड़ा सा लुप्त हो रहा था। अब मोदी जी के आने से और इसके प्रचलन से ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और विश्व स्तर पे जा रहा है। और हमारी जो अब टेक्नोलॉजी है उसके साथ आयुर्वेद को जोड़ते हुए ये और बहुत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। चूँकि मैम आप नीति निर्माताओं को लेकर के भी आप मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। एक सवाल मेरा यहाँ आपसे ये है कि भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय तो पूरा देश ही चुनौतियों से घिरा हुआ है और अगर हम विश्व की बात करें तो रशिया यूक्रेन की में युद्ध चल रहा है। इज़राइल ईरान का, इज़राइल हमास का भी इतना ज़्यादा युद्ध था जो इसमें थोड़ा सा अभी ठहराव आया है। तो इंडिया के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। अभी ओपी सिंदूर होके हटा है और हमारे जो आसपास के देश हैं वो भी काफ़ी चुनौतियां हमारे लिए खड़ी कर रहे हैं। पर हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो ईएम हैं, जयशंकर जी हैं, वो बहुत अच्छे से इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, चूँकि आप युद्ध का जिक्र कर रही हैं कि वॉर चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर और मिडिल ईस्ट में खासकर,
और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहे हैं, अगर यहाँ देखा जाए तो भारत रशिया से ही क्यों ऑयल इंपोर्ट करता है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो तो सऊदी से भी ले सकता है, कहीं और से भी ले सकता है, लेकिन रशिया से क्यों इंपोर्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी ले सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारा देश 80 से 85% तेल जो है उसको इंपोर्ट करता है, और वो 40 देशों से इंपोर्ट कर रहा है, ना कि सिर्फ रशिया से। पर हाँ, रशिया से क्यों लेता है, मेरा सवाल ये था। सबसे रशिया से भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो सबसे सस्ता हमें रशिया से मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ऐसा हुआ कि रशिया की जो और यूक्रेन की जो वॉर हुई, उसके चलते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम हो गए, जो कि हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे थे। जैसे कि इस समय एक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के हिसाब से $60 पर बैरल जो है, उस कैप के अंडर इंडिया जो है वो तेल रशिया से ले रहा है। तो $58 बोल दीजिए, $60 इसके बीच में तेल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ट्रंप का भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था, और रशिया पर स्ट्रिक्ट सैंक्शन इंडिया के रशिया से तेल इंपोर्ट करने को लेकर इफेक्ट कर रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ऐसा है कि अभी यूक्रेन वॉर के बाद जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, उस वजह से ये स्टेटमेंट्स आए कि इंडिया ये तेल जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकता है, या इतने सस्ते दामों पे इंपोर्ट नहीं कर सकता है तेल। पर ऐसा है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, और हम कोई सी इंटरनेशनल जो लॉ है उसका वायलेशन नहीं कर रहे। G7 कंट्रीज़ में जो भी हमारा एक प्राइस कैप बना है, उसके अंतर्गत ही तेल का इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर उसके ऊपर भी ये सैंक्शंस लग रहे हैं तो ये गलत है। बिल्कुल, क्योंकि मैम नाटो चीफ ने भी एक बात की, नाटो चीफ ने इंडिया को रशिया ट्रेड के सैंक्शन करने को, इफेक्ट करने को लेकर बात कही है। नाटो चीफ ने इसलिए कहा क्योंकि जो सैंक्शंस उन्होंने एक तरीके से कहते हैं धमकी दी है। नाटो चीफ ने ऐसा धमकी इसलिए दिया है क्योंकि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, वो सैंक्शंस लगाए गए हैं, पर उसके बावजूद भी इंडिया एक कम डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद जो तेल रशिया और अपने रीजनल और ट्रेडिशनल कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता था, वो होना बंद हो गया। इसके अंतर्गत ऐसा हुआ कि इंडिया को उन्होंने डिस्काउंट प्राइस पे, इंडिया चाइना को डिस्काउंट प्राइस पे तेल देना शुरू कर दिया। अब नेटो चीफ का कहना ये है कि जो सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए हैं, उसका तो इम्पैक्ट रशिया पे हो ही नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ही तेल ले जा रहा है उससे, तो उनको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जब अंडमान सी में एक बहुत बड़ा ऑयल रिसीव मिलने की उम्मीद है, जो गुयाना की डिस्कवरी के बराबर हो सकता है, इसका क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी और इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर? इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारा अपना एक खुद का ऑयल रिजर्व हमें इंडिया में मिला, और अगर ये बहुत प्रॉपरली एक ये रिलायबल कमर्शियल सोर्स बनता है, तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेट एनर्जी में बन जाएगा। हमारा जो इंपोर्ट है एनर्जी का या क्रूड ऑयल का, वो कम हो जाएगा, एक हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और बहुत ऐसा होगा कि हम एनर्जी के सेक्टर में बहुत ऊपर स्तर पे आ जाएंगे, और उल्टा हम एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। जी, इंडिया आज भी 80% जो तेल है वो बाहर से लेता है, तो अगर अंडमान वाला ऑयल कमर्शियल लेवल पर मिल गया तो आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? और आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम अपने देश में अपनी चीज़ बनाएं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तेल। तेल एक ऐसा चीज़ है जो हम 80 से 85% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारा अपना रिजर्व हम यूज़ करेंगे तो हमारा फ्यूचर रिजर्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर रिजर्व बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ ऐसा होगा कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस समय भी मैं चलो तेल की बात कर रही हूँ, बट मैं इसमें डिफेंस की बात भी ला रही हूँ कि इस समय जो इंडिया है वो 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। आने वाले 4 से 5 सालों में जो इंडिया है वो एक न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा, एक पार आ जाएगा,
क्योंकि हम 40,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ब्रह्मोस का नया आया है, तो ब्रह्मोस से क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा और हम एट पार पे आ जाएंगे। वैसे ही तेल के साथ होगा। अगर अंडमान रिजर्व्स हमारे मिल जाते हैं और हम अपना क्रूड ऑयल खुद रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर रिजर्व ऑयल का बना रहे हैं, तो इंडिया तो विश्व स्तर पे, तो मतलब ये फिर तो ये कह सकती है, अगर अंडमान का ऑयल रिसीवर हो जाता है तो क्या इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट भी कर सकता है? जी हाँ जी, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब जैसे कि हमारे पास अंडमान सी है और बहुत ही अच्छी जगह पे रिजर्व है, अंडमान सी है, तो उस पर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक ऐसा रूट है जो कि साउथ ईस्ट चाइना को अंडमान सी से जोड़ता है, एंड वो एक सबसे बिजिएस्ट रूट है, सिल्क रूट के बाद एक सबसे बिजिएस्ट रूट है। और अगर ऐसा होता है तो हम बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा है कि आपने सुना भी होगा कि मैरीटाइम का अमृतकाल विजन 2047 का घोषणा किया है इंडिया ने। तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें 80,000 करोड़ का मतलब प्रोजेक्ट बनाया है ये, जिसमें क्या है कि इंडिया अपनी वेसल्स खुद बनाएगा। वेसल्स जैसे कि जिसमें तेल निर्यात होता है, हम एक्सपोर्ट जो क्रूड ऑयल लेते हैं उसको हमारे अच्छी रिफाइनरीज हैं वो रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल को और जेट फ्यूल को एक्सपोर्ट करती है। उस वेसल्स के लिए, वो हमारे पास वेसल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे पहले, तो 2040 तक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो हम अपने वेसल्स बनाएंगे और इसी रूट के थ्रू वो एक्सपोर्ट करेंगे। अगर अंडमान सी को देखा जाए तो वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ से वर्ल्ड ट्रेड के लिए रास्ता खुलता है, और अगर वहाँ भारत जाके बैठ जाता है तो भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। और वही मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जो कि साउथ ईस्ट चाइना सी के साथ हमें जोड़ता है, और साउथ चाइना सी के साथ जोड़ता है। तो ऐसा है कि उसमें चाइना के ऊपर हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। मैम, अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, धर्म और डेटा के मेल से भारत नेतृत्वकर्ता बन सकता है? धर्म और डेटा के मेल से देखिए, धर्म हमारा फाउंडेशन है, मैं बोलूँगी धर्म हमारा फाउंडेशन है, और जो डाटा है, एआई है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे देश के पिलर्स हैं, वो अभी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में अगर मैं 2047 की बात करूं, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा देश है वो एक सुपर इकोनॉमी होगा और एक सुपर टेक्नोलॉजी होगा, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे इस ख़ास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप थे डॉक्टर मोनिका सूद, जिन्होंने इंटरनेशनल टॉपिक्स को लेकर के जिस तरीके से बात की, ख़ास तौर पर ट्रेड वॉर को लेकर, जिस तरीके से अमेरिका धमकी देता है और जिस तरीके से जो अंडमान सी की इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ख़ास शख्सियतों को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इंडिया के रशिया से तेल इंपोर्ट करने को लेकर इफेक्ट कर रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद जो तेल रशिया और अपने रीजनल और ट्रेडिशनल कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था वो होना बंद हो गया। आयुर्वेदा है वो तो हमारे भारत का सबसे पुराना साइंस है। मोदी जी के आने से और इसके प्रचलन से ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। सरदार जब किसी के लिए खड़ा हो